हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिवपाल चनेजा हिंदी साहित्य की फर्स्ट ग्रेड की क्लास लेने जा रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य में फर्स्ट ग्रेड में 55 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से 110 अंक का जो अंक भार है वो बनता है। तो अपन आज चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपन चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, आधुनिक काल, सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। देखिए मित्रों, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यानी 1000 ईस्वी से लेकर के अपन वर्तमान समय तक बात करें, इससे पूर्व जब से हिंदी का विकास हुआ, उस विकास क्रम को लेकर के वर्तमान तक जो हिंदी साहित्य में जो रचनाएं रचित हुई, उस संबंध में इसका जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, जो मध्यकाल है इसको 2 उप विभागों में बांटा जाता है। यानी एक है भक्ति काल और दूसरा है रीति काल। अब जो भक्ति काल है उसका दूसरा नाम आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। और रीतिकाल को कहते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। देखिए, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये जो मध्यकाल है इसको 2 उप विभागों में बांटा गया है: भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। ये जो काल विभाजन है, यानी आधुनिक काल का एक दूसरा नाम रखा है गद्य काल। गद्य काल। यानी ये जो काल विभाजन है ये किनके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये जो काल विभाजन है किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो काल विभाजन किया है वो 1050 से लेकर के 1984 विक्रमी संवत तक किया है। यानी 1050 से लेकर के 1984 तक विक्रमी संवत है। यानी विक्रमी संवत है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है। तो 1050 से लेकर के 1984 तक जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं को इस कालक्रम के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। आदिकाल है उसका जो समय है वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत है। मध्यकाल है उसका है 1375 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल
विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत 1984 विक्रमी संवत यानी आदिकाल यानी 1050 से लेकर के 1375 तक इस काल में जो रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में रखा है और 1375 से 1900 विक्रमी संवत के मध्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी गई उनको मध्यकाल के अंतर्गत रखा है और आधुनिक काल के अंतर्गत यानी 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक जो साहित्य रचा गया जिन्हें कवियों और लेखकों के द्वारा उस काल को या उन रचनाओं को आधुनिक काल में रखा है और इस आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल न कहकर के गद्य काल कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो नाम है वो गद्य काल दिया है और जो आदिकाल है इसका नाम दिया है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद में जो हिंदी साहित्य के जो ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने वीर गाथा काल जो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है उस काल को आदिकाल के नाम से कहा है और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को गद्य काल कहा है उसको उसके परवर्ती जो इतिहासकार है उन्होंने उसको आधुनिक काल के नाम से संबोधित किया है। अब बात आती है कि ये जो दो उपविभाग में बांटा गया है यानी मध्यकाल को दो उपविभागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और रीति काल। यानी भक्ति काल का उन्होंने जो काल विभाजन किया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत और रीतिकाल का जो काल विभाजन किया है वो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। यानी जो 1375 से 1700 विक्रमी संवत के मध्य जो रचनाएं लिखी गई उस काल को भक्ति काल यानी क्योंकि भक्ति काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में जो रचनाएं लिखी गई वो भक्ति परक रचनाएं थी जिसमें सूरदास है, तुलसीदास है, कबीर है, आपके जैसे दादू दयाल हैं, नानक जी हैं, मल्लुकदास जी हैं, रैदास है, धन्ना है, संत पीपा है, मीराबाई है। ये जो सभी जो कवि हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत हैं क्योंकि इस काल में जो काव्य रचा गया वो जो साहित्य रचा गया वो काव्य था, गद्य काव्य नहीं था। उसके बाद में जो रीति काल है यानी रीति काल में रीति निरूपण किया गया है यानी श्रृंगारिक काव्य की रचना की गई है। इस काल में जो कवि हुए हैं वो आश्रय कवि थे, किसी राजा के आश्रय में रहने वाले कवि थे। इस काल से रीति निरूपण परक ग्रंथ लिखने के कारण इस काल को रीति काल के नाम से जाना जाता है। अब आता है आधुनिक काल क्योंकि आधुनिक काल में गद्य की रचना हुई। आधुनिक काल में काव्य के साथ में पद्य के साथ में गद्य की भी रचना हुई है। इसी संबंध में आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो आदिकाल मध्यकाल की बाद में चर्चा करेंगे। आज चर्चा करते हैं अपन आधुनिक काल की क्योंकि आधुनिक काल में काव्य के साथ में गद्य भी लिखा गया जिसमें उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, नाटक है आदि जो काव्य विधाएं हैं उन काव्य विधाओं का जो श्री गणेश हुआ वो आधुनिक काल के अंतर्गत हुआ है। तो अपन आज जो चर्चा करते हैं वो आधुनिक काल में करते हैं जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है और उसके परवर्ती जो इतिहासकार है उन्होंने उसको आधुनिक काल के नाम से संबोधित किया है। तो चलिए अपन अब चर्चा करते हैं आधुनिक काल की।
आधुनिक काल को कई उपविभागों में बांटा गया है। जो हिंदी के अनेक जो इतिहास ग्रंथकार हुए हैं उन्होंने आधुनिक काल को अनेक उपविभागों में बांटा है। यानी आधुनिक जो काल है, आधुनिक काल को अनेक उपविभागों में विभाजित किया जाता है। आधुनिक काल को अनेक उपविभागों में विभाजित किया गया है, किया जाता है नहीं, किया गया है। ये जो आपको मैं अब जो उपविभाग पढ़ाने जा रहा हूं वो हिंदी के इतिहास जो ग्रंथकार हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल विभाजन, आधुनिक काल विभाजन है आधुनिक काल विभाजन है। अब देखिए जो डॉक्टर नगेंद्र ये हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने आधुनिक काल को अनेक उपविभागों में बांटा है जो निम्न प्रकार हैं। पहला है पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग भी कह दो चाहे काल कह दो। दूसरा जो काल जो इसका उपविभाग है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल इसको द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग कह दो चाहे काल कह दो। उसके बाद में आता है छायावादी युग, छायावादी युग। उसके बाद में आता है छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल के अंतर्गत छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का जो युग है उसको छायावादोत्तर काल के नाम से जानते हैं। जिसमें आता है प्रगति काल, प्रगति व प्रयोग काल, प्रगति व प्रयोग काल, प्रगति व प्रयोग काल। और उसके बाद में आता है नवलेखन काल, नवलेखन काल। देखिए यानी ये प्रगति व प्रयोग काल, इसमें एक हो गया प्रगति काल और दूसरा हो गया प्रयोग काल। प्रयोग काल देखिए ये जो काल विभाजन किया है वो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है और इन्होंने आधुनिक काल को इन नामों के नाम से संबोधित किया है। यानी आधुनिक काल को कई उपविभागों में विभाजित किया है समय काल के अनुसार।
सबसे पहले आधुनिक काल का जो काल विभाजन किया गया है या इसका वर्गीकरण किया गया है वो भारतेंदु युग, उसके बाद में द्विवेदी युग, उसके बाद में छायावादी युग, उसके बाद में छायावादोत्तर काल। यानी छायावादी युग के बाद में जो काल है उसको छायावादोत्तर काल के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रगति काल और प्रयोग काल, उसके बाद में आता है नवलेखन काल। यानी जो पुनर्जागरण काल है उसको भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं और जागरण सुधार काल है उसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसको भारतेंदु युग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भारतेंदु जी थे उन्होंने हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इस काल को भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु की तरह ही अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके कारण इस काल को द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में द्विवेदी काल के बाद में छायावादी युग है और छायावादी युग के बाद में प्रगति युग, प्रयोग युग और उसके बाद में नवलेखन काल। देखिए पुनर्जागरण काल है भारतेंदु युग, वो है आपका 1857 से 1800 भारतेंदु युग है 1857 से 1900 ईस्वी तक। और जो द्विवेदी युग है वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और छायावादी युग आता है वो आता है आपका 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावादोत्तर जो काल है जिसके अंतर्गत आपका प्रगति व प्रयोग काल आता है उसका समय है 1938 से 1953 को शुद्ध तिरपन कहते हैं। 1938 से 1953 ईस्वी का जो समय है उसको छायावादोत्तर काल के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रगति व प्रयोग काल यानी प्रगति काल है उसका समय है 1938 से 1943 ये प्रगति काल का समय है। और प्रयोग काल का जो समय है वो 1943 से 1953 ईस्वी, यानी ये प्रयोग काल है। प्रयोग काल प्रयोगवाद है जिसको तार सप्तक से प्रयोगवाद का जन्म हुआ, अज्ञेय के द्वारा प्रयोग का जन्म हुआ और प्रयोग का जन्म तार सप्तक से माना जाता है। 4 तार सप्तक हैं, इन तार सप्तकों के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय। तो 1943 से 53 का जो समय है वो प्रयोग काल का समय है, क्योंकि कविता में नवीन प्रयोग हुए। क्योंकि जो प्रयोग पूर्व में जो उपमा छंद आदि का जो आश्रय लिया जाता, सहारा लिया जाता था कविता को सुंदर बनाने के लिए, तो अज्ञेय जी ने क्या किया, उन्हें जो पूर्ववर्ती जो प्रयोग किए जा रहे थे उनसे अलग हट करके नवीन प्रयोग किए। यानी जो उपमाएं दी गई वो सामान्य उपमाएं दी गई, जो पूर्व की उपमाओं से बिल्कुल हटकर दी, यानी काव्य में नवीन प्रयोग किया गया, इसलिए इस काल को प्रयोग काल के नाम से जानते हैं। अब नवलेखन जो काल आता है वो आता है 1953 के बाद। यानी 1953 के बाद में जो साहित्य रचा गया वो नवलेखन काल के नाम से जाना जाता है। और ये जो नवलेखन जो काल है यानी 1953 से 1960 तक नवलेखन काल, और 1960 के बाद में जो कविता आती है वो साठोत्तरी कविता आती है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो भारतेंदु जी थे इन्होंने क्या किया था, गद्य का जन्म किया। यानी जो पूर्व में जो साहित्य रचा गया वो काव्य में था, गद्य में कोई साहित्य नहीं था। और जो साहित्य था तो वह भी बहुत ही अल्प मात्रा में साहित्य था। यानी आधुनिक काल के जो जनक हैं, आधुनिक काल के जनक अपन कहें
तो किनको कहेंगे? भारतेंदु जी को कहेंगे। आधुनिक काल के जनक हैं वो भारतेंदु